हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो हमें जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो हमें उसके फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करने चाहिए ताकि हमें पता चले उस स्टॉक का वर्थ क्या है, उस स्टॉक्स की वैल्यू क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप बाज़ार में अगर एक बनाना खरीदने जाते हैं तो अगर आपको सेलर बोले कि ये बनाना 1000 रुपीज़ का है, वन बनाना, तो आप क्या उसको खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो इतना वर्थ नहीं है। बनाना का मैक्सिमम प्राइस हद से हद 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 50 रुपीज़ तक जा सकता है अंडर नॉर्मल सिचुएशन। तो आपको पता चला जो बनाना का वर्थ है और जो बनाना का प्राइस है वो सही नहीं है, क्योंकि जो उसकी वैल्यू है, बनाना की जो वैल्यू है और जो बनाना की जो प्राइस सेलर बोल रहा है, इट्स नॉट मैचिंग। सो आप उसको नहीं खरीदोगे। सिमिलर वे, in stocks also, we have to analyze the fundamentals and get to know whether the stocks is worth buying or not. अगर ये स्टॉक्स वर्थ बाइंग नहीं है तो हमको दूसरे स्टॉक्स देखना चाहिए, ना कि वो स्टॉक्स देखना चाहिए। तो चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। स्टॉक्स का मार्केट कैप हमें क्या बताता है? स्टॉक्स का मार्केट कैप हमें बताता है कि उस स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। मतलब कि अगर आप इस कंपनी के सारे शेयर मार्केट वैल्यू पे बाई करना चाहते हैं तो आपको इतना रुपीस पे करना होगा। कितना पे करना होगा? 13,92,000 करोड़ आपको पे करना होगा टीसीएस खरीदने के लिए। ये बताता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज करंट प्राइस। करंट प्राइस क्या बताता है? करंट प्राइस हमें बताता है उसका करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। हाई लो उसका बताता है कि उसका मैक्स हाई, मैक्स और मिनिमम लो कितना है उसका स्टॉक्स का करंटली। स्टॉक पीई। पीई एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। पीई आपको बताता है कि उसकी करंट प्राइस टू अर्निंग वैल्यू क्या है। प्राइस टू अर्निंग वैल्यू, आप जब भी किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो आप कृपया करके एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जो स्टॉक पीई जो आप एनालाइज कर रहे हैं वो आप सेम सेक्टर का एनालाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि आप टीसीएस का पीई आप एनालाइज करेंगे रिलायंस के साथ या बैंक के साथ, किसी बैंक के साथ, एचडीएफसी के साथ, तो वो सही नहीं है। अगर आपको किसी का पीई एनालाइज करना है तो वो आपको उसके या तो सेक्टर या फिर खुद के स्टॉक के साथ करना है। खुद के स्टॉक के साथ का मतलब कि टाटा कंसल्टेंसी का पीई किस रेंज में चला है पिछले साल या पिछले महीने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखिए पीई जो टाटा कंसल्टेंसी का पीई है, जो मीडियन पीई है वो है हमारा 30.2 और करंट इसका पीई है 29.8। तो हमारा टाटा कंसल्टेंसी का पीई थोड़ा सा नीचे है उसके मीडियन पीई से। तो ये हमें बताता है कि टाटा कंसल्टेंसी इस समय ना ही ज़्यादा ओवर वैल्यू है और ना ही ज़्यादा अंडर वैल्यू है। इट्स लाइक नॉर्मल बाइंग, एट नॉर्मल बाइंग लेवल। पीई के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि पीई हमें ये बताता है कि अगर कंपनी सेम प्रॉफिट हर साल कमाती रहे जितना कि वो इस साल कमा रही है तो हमको 29.9 ईयर्स लगेंगे अपना पैसा, एक इन्वेस्टर को अपना पैसा वापस लाने के लिए। अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत साल लग गए, जैसे 29.9 ईयर, अराउंड 30 ईयर्स लग जाएंगे हमको अपना पैसा वापस लाने में। इससे अच्छा तो बैंक एफडी है, वो एटलीस्ट 12 साल में अपना पैसा दुगना कर देती है, डबल ला देती है। पर जो मैंने इसमें बताया है वो बताया है कि सेम प्रॉफिट, हमेशा सेम प्रॉफिट, हर साल सेम प्रॉफिट पोस्ट करें। बट ऐसा नहीं होता है जनरली। जनरली क्या होता है, हर साल कंपनी ग्रो करती है और ग्रो करती है तो हर साल उसका प्रॉफिट ग्रो होता है। तो उस वजह से अगर हर साल नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो जो आपका समय लगेगा आपका पैसा वापस आने में, जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा ये तो कंपनी टू कंपनी और स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है हमारा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हमें बताता है कि उसकी किताबी बुक में कितनी वैल्यू है। तो इस समय जो बुक वैल्यू है वो 250 है पर शेयर। ये इसमें ये पॉइंट नोट कीजिए, जो ये पीई होता है या बुक वैल्यू होती है ये पर शेयर होती है, ठीक है। तो बुक वैल्यू को अगर हम
फॉर्मूला में डिफाइन करें तो ये होता है शेयर कैपिटल प्लस रिवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब आप कहेंगे शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल हमें उसकी बैलेंस शीट से मिलती है। शेयर कैपिटल या इक्विटी कैपिटल सेम बात होती है। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव अस टू बुक वैल्यू। अगर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स को डिवाइड करा जाए नंबर ऑफ शेयर्स से तो हमको बुक वैल्यू मिलेगी। बुक वैल्यू हमें किसी भी स्टॉक का एसेट, किसी भी कंपनी का एसेट क्या है, किसी भी कंपनी की लायबिलिटी क्या है, ये दर्शाती है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर मैं बुक वैल्यू को दूसरी तरह से समझाऊं, थियोरिटिकली अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली, जो कि बुक वैल्यू ज़्यादातर करंट प्राइस से कम होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुक वैल्यू डज नॉट इंक्लूड ब्रांड वैल्यू। दैट मीन्स अगर आज कोई एक दूसरी कंपनी आके खड़ी हो जाती है टाटा कंसल्टिंग के सामने, जो कि हूबहू सेम काम करती है जो कि टाटा कंसल्टेंसी करती है, टाटा कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स हैं या जो आने वाले क्लाइंट्स हैं वो उस दूसरी कंपनी के पास नहीं जाएंगे इवन दो टाटा कंसल्टेंसी वोट मोर प्राइस। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि क्लाइंट को पता है टाटा कंसल्टेंसी अपना काम किस तरीके से करती है, टाटा कंसल्टिंग अपना काम किस स्टैंडर्ड पे करती है। तो टाटा कंसल्टेंसी ने अपनी ब्रांड बनाई है, तो बुक वैल्यू डज नॉट इंक्लूड दैट ब्रांड एज वेल। ओके, नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड मतलब पर ईयर करंट प्राइस के हिसाब से कितना परसेंटेज आपको डिविडेंड के रूप में मिलेगा। जनरली डिविडेंड यील्ड पीएसयू कंपनीज के ज्यादा होते हैं। तो डिविडेंड यील्ड इज जस्ट अ फैक्टर विच शोज कि आपको करंट प्राइस के हिसाब से उस पे कितना डिविडेंड मिलेगा। सो नेक्स्ट इज आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं आपको इस कॉम्प्लेक्स टर्म को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने अवेलेबल फंड्स पे, जो भी उसके पास फंड्स हैं, जो भी उसके पास एसेट्स हैं, उस पे कितना पैसा कमा पा रही है, कितने परसेंटेज पैसा कमा पा रही है, वो आरओसी ही दर्शाता है। किसी भी स्टॉक का आरओसी अगर 15-20 से ऊपर है तो वो स्टॉक एक अच्छा स्टॉक माना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, आरओसीई किसी भी, जब हम बैंक या एनबीएफसी को एनालाइज करते हैं तो हमें आरओसी नहीं देखना चाहिए। बैंक और एनबीएफसी को एनालाइज करते दौरान हमें आरओई देखना चाहिए। तो आरओई हमें बैंक एंड एनबीएफसी में देखना चाहिए। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का दूसरा नाम पार वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू भी है। यह एक ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर है जो कि शेयर के सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है। स्टॉक को एनालाइज करते समय आप इस फेस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। ये किसी भी एनालिसिस में मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा जानकारी नहीं देती है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट इज प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज हमें बताता है कि प्रमोटर्स ने अपने हिस्से में से कितने परसेंटेज प्लेज किए हुए हैं किसी भी इन्वेस्टर को, जैसे कि बैंक। तो प्लेज परसेंटेज जितना कम रहे उतना अच्छा है। नेक्स्ट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो में बताता है कि कंपनी के पास कितना डेट है। इसमें अगर परसेंटेज 1 से नीचे है तो ये अच्छा माना जाता है। बैंक और एनबीएफसी के दौरान या बैंक और एनबीएफसी को एनालाइज करते वक्त हम डेट टू इक्विटी को इग्नोर करते हैं, क्योंकि बैंक का असली काम पैसा लेना और उधार देना ही होता है। तो इसलिए बैंकों को एनालाइज करते समय हम डेट टू इक्विटी को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, दिस शोज आफ्टर द टैक्स हाउ मच द प्रॉफिट। ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर
एक शेयर पे आपको इन्वेस्टर को कितना अर्निंग होगा। प्रमोटर्स होल्डिंग ये बताता है हमें कि इस कंपनी का जो प्रमोटर है उनके पास टोटल शेयर में से कितने परसेंटेज होल्डिंग है। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस इज द क्वार्टरली रिजल्ट। सो इन दिस व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व इज, इफ वी आर सीइंग, अगर हम मार्च की सेल्स देख रहे हैं तो हम पिछले साल मार्च की ही सेल से करंट मार्च की सेल को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट होते हैं और कोई भी बिजनेस हर क्वार्टर में सेम तरीके से बिहेव नहीं करता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करते वक्त सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप उसके मार्च क्वार्टर या किसी भी क्वार्टर को प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से ही एनालाइज करें, मार्च को मार्च से, दिसंबर को दिसंबर से। तभी आप उसकी असली वैल्यू जान पाएंगे कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस from 59 to 61, that means it is growing. Similarly, the profit also growing. Next is profit and loss. This profit and loss statements tells, ये हमें बताता है कि उसके सालाना ईयरली नंबर कैसे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट हमें क्वार्टर बाय क्वार्टर बताता है और प्रॉफिट एंड लॉस हमें सालाना बताता है। सालाना सेल्स कैसी है, सालाना नेट प्रॉफिट कितना है। कि नेक्स्ट चलते हैं बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट हमें बताता है कि कंपनी का एसेट और लायबिलिटी में क्या क्या है। फॉर एग्जांपल, जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है देखने वाली वो होती है उसके फिक्स एसेट, वेदर फिक्स एसेट्स आर इंक्रीजिंग और नॉट, एंड व्हाट इज़ द करंट वर्क इन प्रोग्रेस। और दूसरी चीज़ इसमें देखने वाली ये होती है रिजर्व्स, हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं या नहीं सालाना। जैसे 88, 22 में 88, मार्च में 90, 23 में 90 एंड 24 में 90,127। तो ये सालाना बढ़ रहे हैं। अगर हम किसी और कंपनी का ये देखें, जैसे HDFC बैंक का देखते हैं, तो HDFC बैंक का अगर हम देखें बैलेंस शीट, अभी इन्होंने स्क्रीनर वालों ने अभी अपडेट नहीं किया है, बट इट्स ओके, विल एनालाइज प्रीवियस ईयर्स। हम दूसरे साल पिछले साल देखते हैं कि उसका रिजर्व कितना बढ़ा है। तो देखिए कितना अच्छे से बढ़ते हैं, 209, 246 22 में एंड 23 में 288, और मार्च 24 में डेफिनेटली इट विल बी मोर देन 288। टीसीएस में इतना क्यों नहीं बढ़ा है, क्योंकि पिछले कुछ महीने और साल आईटी इंडस्ट्री में स्टैग्नेंट थे बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन, और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो रेपो रेट ज़्यादा होता है, और रेपो रेट ज़्यादा होता है तो कंपनी की ग्रोथ कम होती है। और नेक्स्ट में है कैश फ्लोज। कैश फ्लोज में मेनली आपको देखना होता है पहली दो चीज़ें, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आप इन दोनों को जोड़ें और उनका पॉजिटिव आए और उनका नंबर पॉजिटिव आए, तो इट मीन्स कंपनी हैव्स पॉजिटिव कैश फ्लो एंड दे आर डूइंग गुड। नाउ नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न टेबल हमें बताता है कि इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसे है। तो चलिए हम अपनी पुराने वाली कंपनी में चलते हैं ताकि आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे से बता पाएँ। और इन्वेस्टर्स पे आते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो आप देखें प्रमोटर्स के पास जो है 71.77% है। FII के पास मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 12.7, DAI मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, उनके पास 10.6 और पब्लिक के पास 4.86। तो अगर इस कंपनी को देखा जाए, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि हम मोस्टली प्रमोटर्स FII एंड DII को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मानते हैं, प्लस इसमें अगर गवर्नमेंट भी है तो गवर्नमेंट। तो ये चार जो होते हैं इनको हम स्ट्रॉन्ग हैंड मानते हैं कि पैसा जो स्टॉक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास हैं। दैट मीन्स promoters believe in their company, FII believes in their company, क्योंकि हम और आप जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो पब्लिक
में आते हैं और उनको नहीं पता होता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है या कंपनी क्या मोड़ पे आने वाली है। तो ये एक अच्छा फ्लैग होता है रेड और ग्रीन कि प्रमोटर्स एफआईआई डीआईआई के पास अगर अधिकांश होल्डिंग है तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा कर रही है। जितनी हमने सारी ये बातें करी ये एक इंडिकेशंस होती हैं किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए कि वो स्टॉक अच्छा है या बुरा है, वर्दी है, वैल्यूएबल है या नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी भी एक टॉपिक पे जैसे पीई आरओसी या किसी भी बैलेंस शीट के टॉपिक पे, क्वार्टरली रिजल्ट के टॉपिक पे, पैरामीटर्स पे कोई एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उस पर ज़रूर काम करूंगा और आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।